बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। आज हम जो नावल स्टार्ट करेंगे वो है फ़रहत इश्तियाक़ का खुशबू बादल चांद हवा। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, हल्की फुल्की सी तहरीर है। बहुत ही प्यारी लड़की की कहानी जो अपनी बोरियत दूर करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक एक्टिविटी करती है। मज़ीद नहीं बताऊंगी, वो आप आगे सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत नावल है। और नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। आपको मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल खुशबू बादल चांद हवा, फ़रहत इश्तियाक़। सारा के एक्सरे और दीगर रिपोर्ट्स कुछ इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं आई हैं। डॉक्टर फ़ारूक शाह की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो पापा से उसका केस डिस्कस कर रहे थे। वो बज़ाहिर बंद आंखों से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो कार एक्सीडेंट में मुतासिर हुई थी, फ़िलहाल किसी भी किस्म का ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता वो तमाम उम्र के लिए भी मौजूर हो सकती है। उफ़, ये डॉक्टर फ़ारूक और उनकी ख़तरनाक किस्म की बातें, सारा ने चिढ़कर सोचा। उसने कसदन उन दोनों की बातों से अपना जहन हटाकर सोने की कोशिश शुरू कर दी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब पता नहीं कब तक इस कैद खाने में पड़ा रहना पड़ेगा और पता नहीं अब मैं ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं। वो दिल गिरफ्तगी से सोच रही थी। बस यही एक कसर रह गई थी, क्या वाकई मैं माजूर हो जाऊँगी? सोचते सोचते वो दवाओं के ज़ेरे असर कुछ ही देर में गाफिल हो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अम्मा नर्स से कुछ बात कर रही थी। उसको जागता देखकर नर्स जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी तबीयत है अब आपकी? इंतहाई पेशेवराना किस्म की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर पूछा गया। अम्मा, मैं चाय पीऊँगी। नर्स को नज़रअंदाज करके वो अम्मा से मुखातिब हुई और अम्मा क्योंकि इन तेवरों और अंदाज की आदी थी, चुनाचा बड़े इत्मीनान से चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई। नर्स बेचारी शर्मिंदा सी उसके पास ही खड़ी हुई थी। मैडम, आपका बीपी चेक करना है। लहजा भी कुछ सहमा सा था। क्यों? इंतहाई काटदार लहजा। मुझे कोई बीपी चेक नहीं करवाना, जाइए आप यहाँ से। पता नहीं ढेर सारे आंसू अचानक कहाँ से आ गए थे, जिन्हें उसने बड़ी बेदर्दी से रगड़ कर साफ कर डाला। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, बस आज ही मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, चलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके पापा आएंगे तो उनके साथ चलेंगे। वो करीब आकर छोटे बच्चों की तरह उसको बहलाने की कोशिश करने लगी। नर्स बेचारी तो जल्दी बीपी ऑपरेटर संभाल कर फ़ौरन ही 9-2-11 हो गई थी। उफ़, ये न मीरज़ादियों के नखरे। ना होती ये इस VIP रूम की मरीज़ा और ना ये होती ये डॉक्टर फ़ारूक की कुछ लगती तो 2 मिनट में मैं दिमाग ठीक कर देती। दिल ही दिल में बड़बड़ाती वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गई थी। सुबह की चीखों पुकार के बाद बाकी का तमाम दिन उसने बिल्कुल खामोशी से गुजारा था। शाम को विजिटिंग आवर्स में पापा और मामा दोनों को एक साथ आता देखकर उसे काफ़ी हैरत हुई थी। कैसी हो स्वीट हार्ट? मामा ने उसके गाल पर प्यार करते हुए कहा। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर दोनों की तरफ देखने लगी। देख लिया तुमने अपनी रैश ड्राइविंग का इंजाम? पापा ने कड़े तेवरों के साथ कुर्सी संभालते हुए लेक्चर शुरू किया। इफ्तिखार, आप भी हद करते हैं, आते ही शुरू हो गए। उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। वो कोफ्त ज़दा सी शक्ल बनाए मामा की बातें सुन रही थी। मामा इसकी सुतेली माँ थी। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। आबिदा इरफान यानी मामा यूनिवर्सिटी में पापा के साथ पढ़ती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर जालिम समाज यानी दादा ने 2 मोहब्बत भरे दिलों को एक ना होने दिया और पापा की मर्ज़ी के खिलाफ अपनी भतीजी यानी सारा की मम्मी को बहू बनाकर घर ले आए। जायदाद से आग करने की धमकी खासी कारगर साबित हुई थी और पापा के सर से इश्क का भूत उतर गया था। ये सारा किस्सा से आली फूफो ने सुनाया था, मगर फिर यूँ हुआ कि उसकी मम्मी खुदा से बहुत थोड़ी उम्र लिखवा कर लाई थी और शादी के सिर्फ 3 साल बाद 2 साल की बच्ची छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गईं। और डैडी ने मम्मी के 40वें के बाद जो पहला काम किया वो आबिदा इरफान से शादी था। आबिदा इरफान और इसके बीच रवायती सुतेली माँ बेटी वाले ताल्लुकात नहीं थे। ना तो मामा ही कोई जालिम और डरावनी किस्म की सुतेली माँ थी और ना ही वो कोई बेचारी सिंड्रेला टाइप लड़की थी। इन दोनों के बीच अगर कोई ताल्लुक था तो वो सर्द महरी और ला ताल्लुकी का ताल्लुक था।
दोनों के लिए एक दूसरे का होना ना होना बराबर था। वो अम्मा के हाथों पली बड़ी थी। 10-15 मिनट उसके पास बैठकर जब मामा पापा जाने लगे तो उसने बड़ी हिम्मत करके आखिर पापा से बात करने का सोचा। पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। देखे ना, यहाँ भी तो सिर्फ बेड रेस्ट ही कर रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पापा ने उसे टोक दिया। जब तक डॉक्टर फ़ारूक इस बात की इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें यहीं रहना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो क्या होगा? पैर में फ्रैक्चर है, जो है सो है, मुझे ज़्यादा फिक्र रीढ़ की हड्डी की है। डॉक्टर फ़ारूक ने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल आराम ही तुम्हारा इलाज है, और मुझे पता है घर में तुम किसी के काबू में आने वाली नहीं हो। मैं 15-20 रोज़ के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जैसा डॉक्टर्स कहें करना। पापा ने हुक्म सादर फरमाकर उसका मूड ऑफ कर दिया। अम्मा, आप इसका ध्यान रखिएगा। अम्मा, ये आप क्या क्या उठा लाई? अम्मा और उनके पीछे पीछे रशीद को ढेर सारा सामान उठाकर लाते देखकर वो हैरान रह गई। बस बेटा, मैंने सोचा आपने तो सिर्फ किताबें ही मंगवाई हैं, मैं कुछ चीज़ें खुद से भी ले जाऊँ। अम्मा हामती कामती सोफे पर टिककर पसीना पहुँचने लगी और रशीद तमाम सामान उसके पास लाकर रखने लगा ताकि वो देख ले। अम्मा, आप भी हद करती हैं। सारा को बेइख्तियार हंसी आ गई। अभी अगर डॉक्टर फ़ारूक या उनका कोई चेला इधर आ गया तो ये समझेगा कि मैं ये ऑडियो कैसेट की कोई दुकान खोलने वाली हूँ। ढेर सारी ऑडियो कैसेट्स, वॉकमैन, किताबें, मेकअप का सामान और पता नहीं क्या क्या उसके इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। बेटा, आप बोर होती हैं ना, इसलिए। अम्मा प्यार से उसे देखकर बोली। अच्छा खैर, आप ले आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा के खुलूस से वक्ती तौर पर मुतासिर हो गई थी, वरना उसका ख्याल था कि अम्मा की मोहब्बत उसने पैसे देकर खरीदी हुई है। हर महीना एक लंबी चौड़ी रकम जब वो सखर अपनी बेवा बेटी के पास भिजवाती तो ये एहसास कुछ और गहरा हो जाता था। और खैर, अब वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं रही थी। चाहती तो पापा से कहकर अम्मा को फारिग करवा सकती थी, लेकिन मतलब की ही सही, वो इस मोहब्बत की आदी हो गई थी। अम्मा तो कुछ देर बाद ज़रा मैं बाहर का एक चक्कर लगाऊं कहकर जा चुकी थी, और ये चक्कर 1.5-2 घंटे पर मुश्तमिल होगा, ये वो अच्छी तरह जानती थी। अम्मा की बात उन्हीं तबीयत से वो अक्सर बेजार हो जाती थी। अरे अम्मा, ये टेलीस्कोप भी उठा लाई। अब जो अपने गिर्द बिखरे सामान पर बगौर नज़र दौड़ाई तो टेलीस्कोप भी नज़र आई। ये टेलीस्कोप दूरबीन पिछले साल उसके मास्टर्स कंप्लीट होने पर आमिर ने गिफ्ट किया था। ये भाई मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए ख़ास किस्म का तोहफ़ा लाया हूँ। आमिर और आमना ने उस शाम उसे पास होने की खुशी में ट्रीट दी थी। इसमें क्या है आमिर? आमना सदा की बेसब्री जल्दी से तोहफे पर झपट पड़ी। बहुत बुरे हो तुम, तोहफ़ा ख़रीद दिया और मुझे दिखाया तक नहीं। बेगम साहिबा, इसमें आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। ये ज़रा पढ़े लिखे साइंटिफिक किस्म की सोच रखने वाले लोगों के काम की चीज़ है। सारा, ज़रा तुम इसका गिफ्ट खोल कर देखो। मैं शर्त लगाता हूँ इसमें से सूट या ज्वेलरी के अलावा कुछ बरामद होने वाला नहीं है। आमिर ने शौक मुस्कुराहट के साथ आमना को चिढ़ाने की कोशिश की। हाँ, दुनिया में 2 ही तो पढ़े लिखे हैं, जाहिल जट तो बस हम ही हैं। शादी की इतनी जल्दी ना मचाते तो आज मैं भी इस कमीने की तरह MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री हाथ में लिए इतराती हुई बैठी होती। हस्बे तवक्को आमना खूब अच्छी तरह चिढ़ चुकी थी। मेरी चंदा, तब भी बॉटनी और ज़ूलॉजी में तो आपको दाखिला मिल सकता था, ऑर्गेनिक में ज़रा मुश्किल ही था। सारा लफ्ज़ कमीनी पर एहतजाजन आमिर के साथ मिल गई। बेटा खोल कर तो देखो, इसमें है क्या? आमिर की अम्मी ने जो इतनी देर से इन लोगों की नोक झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, झगड़ा ख़त्म कराने की कोशिश की। लीजिए आंटी, अभी खोलते हैं हम। सारा ने जल्दी जल्दी खूबसूरत पैकिंग रैपर उतारा तो उसमें से एक टेलीस्कोप बरामद हुई। वाह वाह, क्या साइंटिफिक किस्म का तोहफ़ा है। आमना हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अरे भाई, ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है जो आप मजाक उड़ा रही हैं। आमिर ने आमना के हंसने की परवाह किए बगैर कहा। पता है सारा, ये मैं तुम्हारे लिए टोक्यो से लाया हूँ। वहाँ इत्तफाकन एक साइंसी नुमाइश में जाना हुआ, बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि ये अपनी प्यारी बहन को तोहफे में दूंगा। आमिर को शौक़ था आम रवायती चीज़ों से हटकर मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे देने का। देखो इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, इसकी पावर भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि तुम ये देखना चाह रही हो कि सामने वाली आंटी की अंगूठी में कौन सा पत्थर लगा हुआ है और वो किस रंग का है, तो ये भी तुम देख सकती हो। आमिर ने सामने वाले मकान की तरफ इशारा करके कहा, जहाँ खिड़की के पास एक खातून खड़ी थी। अरे वाह, ये तांग झांग आप ही को मुबारक हो। मेरी दोस्त कोई ऐसी वैसी नहीं है। आमना बुरा मानकर बोली। हवा का तेज़ झोंका उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाया। पता नहीं आमना और आमिर भाई कैसे होंगे। मेरे एक्सीडेंट का तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा। पूरे 6 महीने हो गए उन लोगों को गए हुए। सिर्फ 3 मरतबा फ़ोन पर बात हुई और 2 मरतबा आमिर भाई की ईमेल आई है। वैसे बहुत बहन बहन कहते थे, अब कितनी जल्दी भूल गए। मैं भी बस इन लोगों से पक्की नाराज़ हूँ। और वो जलील बचपन की दोस्त, हाँ भाई शादी के बाद कौन सी दोस्त, कैसी दोस्त। वो बड़े गुस्से और खफगी के साथ उन लोगों को याद कर रही थी। आमना उसके बचपन की इकलौती सहेली थी जो BSc करते ही पिया जी यानी आमिर को प्यारी हो गई थी। आजकल स्पेन में मुकीम थी।
दरअसल आमिर PIA में मुलाजिम था और 3 साल की पोस्टिंग पर 6 माह पहले ही वो लोग मैड्रिड रवाना हुए थे। चलो भाई इस टेलीस्कोप के ही थोड़े मज़े लिए जाएं, बकौल आमना की ताक झांक की जाए। उसने टेलीस्कोप आंखों से लगाकर मुस्कुराते हुए सोचा। उसका बेड खिड़की के करीब ही था, चुनाचा वो बड़े आराम से यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाने लगी। गुजरती गाड़ियों का जायजा कुछ देर लेने के बाद बोर होकर उसने जाविया बदलकर सामने बिल्डिंग की तरफ कर दिया। कुछ कमरों की खिड़कियाँ बंद थी, अलबत्ता कुछ में चहल पहल नजर आ रही थी। ये गालिबन कोई ऑफिस था। वो मुख्तलिफ लोगों का जायजा लेने लगी। ज़रा और जो जाविया बदला, एक मौसूफ जिनकी पुश्त उसकी तरफ थी खड़े नजर आए। वाह, कमरे का इंटीरियर तो ज़बरदस्त है। गालिबन मौसूफ किसी ऊंची पोस्ट पर हैं। वो दिल ही दिल में सोचने के साथ साथ पूरे कमरे का जायज़ा भी लेती जा रही थी। वो शायद प्रिंटर पर कोई काम कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक पेपर वो प्रिंटर से निकालता नज़र आ रहा था। हाइट तो ज़बरदस्त है, 6 फुट से तो क्या कम होगी सरकार। अब ज़रा रुखे रोशन का दीदार भी करा दीजिए। उसके ये कहने की देर थी कि वो मुड़ा और मुड़ कर अपनी सीट पर बैठ गया। ज़बरदस्त भाई, बंदा जी भर के हैंडसम है। सारा ने उस ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस शख्स को दिल ही दिल में सराहा। अभी आमना यहाँ होती तो कहती ये इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो फ़ौरन हॉलीवुड का रुख करना चाहिए। सारा मुस्कुराते हुए सोच रही थी, लेकिन इस तरह किसी को देखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अचानक उसे दिमाग ने समझाया, बल्कि ये नहायत ही घटिया हरकत है। खुद को बुरा भला कहकर उसने टेलीस्कोप एक तरफ रख दी। खैर अब ये इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, उसके दिल ने समझाया। यहाँ इस सड़े हुए अस्पताल में तकरीबन माजूरों की तरह पड़े हुए कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है। अगर मैं तफरीहन यहाँ वहाँ देख रही हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। पड़े पड़े बोर होने से तो बेहतर है कि बंदा कुछ देर को फ्रेश ही हो जाए। अपने दिल की आवाज़ पर लब्बाइक कहते हुए उसने दोबारा टेलीस्कोप आंखों से लगाई। अब वह सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सारा ने उसका तफसीली जायज़ा लिया। आमिर भाई ने बताया तो था इसकी पावर कैसे बढ़ाते हैं। उसने अपनी कम अकली पर दिल भर कर रोना आया। क्या था अगर मैं उस वक्त गौर से आमिर भाई की बात सुन लेती। यूं ही 2-4 बटन दबाए तो मंजर पहले के मुकाबले में ज़्यादा वाज़िया हो गया। अचानक उसने लिखते लिखते सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भी नज़र आईं, गहरी ब्राउन कलर की आंखें जिनमें संजीदगी और जहानत नज़र आ रही थी। उसकी शख्सियत बहुत ग्रेसफुल थी। उससे ज़्यादा हैंडसम शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अचानक उसने अपने आप से कहा, हाँ, इस इंजेक्शन स्ट्रिप्स और दवाओं से मुज़य्यन डिप्रेसिंग माहौल में तो मेरा ख्याल है मुझे रशीद भी काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग लगेगा। उसने खुद ही अपना मजाक उड़ाया। वो अपने सामने मौजूद फाइल को बंद करता हुआ खड़ा हो गया। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक और साहिब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उसको कोट हैंगर से उतारकर उसे पकड़ाया। अजीब सी शान बेनियाज़ी उस शख्स के हर अंदाज से झलक रही थी, यानी जैसे उसे अपने अलावा दुनिया में किसी से कोई दिलचस्पी ना हो। आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाकर और अपना मोबाइल उठाकर वो बाहर निकल गया था। और वो साहिब जो गालिबन सेक्रेटरी थे, उसका ब्रीफ केस उठाकर खरामा उसके पीछे चल दिए। सॉरी बेटा, आप बोर हो रही होंगी, बातों में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अम्मा कमरे में दाखिल होकर आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। अम्मा क्या टाइम हो रहा है? सारा ने टेलीस्कोप वापस रखकर पूछा। बेटा 5 बज रहे हैं। अच्छा, तो ऑफिस टाइम ख़त्म होने पर उठ कर गया है? सारा ने अम्मा के जवाब पर दिल में सोचा। अगली सुबह वो 8 बजे ही उठ गई थी। अम्मा हैरान थी कि रोज़ाना तो ये 10 बजे भी बमुश्किल उठती है जब डॉक्टर राउंड पर आता है, और आज क्या हुआ है? अम्मा, ये ज़रा मेरे बेड को थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि उसे हिलने जुलने में भी सख्त एहतियात की ताकीद की गई थी। चुनाचा उसने अम्मा से कहा। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके सिरहाने की जगह को ऊंचा कर दिया। अब ये खिड़की पर से पर्दे हटा दें और मेरी टेलीस्कोप भी दे दें। नया हुक्म जारी किया गया। बेटा पहले नाश्ता तो कर लो। अम्मा बेचारी हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। हाँ तो नाश्ता मुँह से करूँगी, चिढ़कर जवाब दिया और टेलीस्कोप आंखों के आगे लगा ली। उसके कमरे की खिड़कियाँ और पर्दे वगैरह सब बंद थे। उफ, कहीं ऐसा ना हो वो आज खिड़कियां पर्दे बंद ही रखे। बड़ी दिलगिरफ्तगी के साथ सोचा गया। अचानक सामने कमरे के पर्दे खुले, फिर उसके बाद वही कल वाले सेक्रेटरी साहब ने खिड़कियां भी खोल दी। भाई अब आप सामने से हट जाएं, हम यहाँ 1 घंटे से इंतज़ार में सूख रहे हैं। उसे सेक्रेटरी के खिड़की में खड़े रहने पर जलकर सोचा। ठीक 9 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। सेक्रेटरी साहब ने वही क्या हुक्म है मेरे आका की तरह फौरी एंट्री दी। आज वो ग्रे कलर की सूट, डार्क ब्लू टाई और ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस था। सेक्रेटरी साहब पर एक निगाह गले डाले बगैर वो अपना कोट इन्हें थमाने के साथ साथ किसी से मोबाइल पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। अचानक वो किसी बात पर बेसाख्ता हंसा था। संजीदगी की तरह उसकी हंसी भी बड़ी प्यारी है, सारा ने खुद से कहा। मगर ये किससे बात कर रहा है? शायद अपनी बीवी से।
खैर शादीशुदा तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा। शादी के बाद लोग इतने खुश तो नहीं रहते, खुद ही अपने ख्याल को गलत करार दिया या फिर शायद अपनी मंगेतर से। खैर इतना फजूल तो नहीं लगता कि सुबह ही सुबह वो भी ऑफिस टाइमिंग में मंगेतर साहिबा से बात करेगा। भाई ज़रूरी है कि क्या वो कोई लड़की अपने आप से सवाल जवाब कर रही थी और अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। सेक्रेटरी साहब कमरे से जा चुके थे। एक और साहब ने अब अंदर एंट्री दी थी और गालिबन डायरी खोले इसमें से कुछ पढ़कर सुना रहे थे। फ़ोन वो बंद कर चुका था और अब इधर उधर कुछ तलाश करते हुए बड़ी गैर दिलचस्पी से उनकी हकायात सुन रहा था। तो ये हजरत इतनी देर से लाइटर तलाश कर रहे थे। उसे सिगरेट सुलगाता देख कर उसने बड़े दुख से सोचा, ये मुझे इतना अफसोस किस खुशी में हो रहा है। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो पिए मेरी बला से, मगर उसे सिगरेट पीने की वजह से टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, अल्लाह ना करे। फ़ौरन दिल में कहा गया। लेकिन उसके सिगरेट पीने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है, अगर जेम्स कैमरॉन उसे देख ले तो फ़ौरन अपनी अगली फिल्म में साइन कर ले। मगर अफसोस ये पर्सनालिटी, ये स्टाइल यहाँ कराची में छुपा का छुपा रह जाएगा। हाँ भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो अपनी ये बचकाना हरकतें और बातें खुद ही खूब इंजॉय कर रही थी। सेक्रेटरी वापस जा चुका था। अब वो अपनी लंबी चौड़ी मेज़ के कोने पर रखे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसके हाथ कभी माउस पर होते, कभी वो कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी कुछ टाइप कर रहा होता। काफ़ी देर वो ये तमाशा देखती रही। अम्मा उसे टेलीस्कोप के साथ मसरूफ़ देखकर कब की दौरे पर रवाना हो चुकी थी। टेलीफोन की बेल पर उसने झुंझुला कर रिसीवर कान से लगाया था और बड़ी बेदिली से हुआ कर रहा था। शायद ये कंप्यूटर पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। इसका मतलब है ये अपने काम को बड़ी लगन के साथ करता है, यानी जिम्मेदार आदमी है। सारा ने उसके बारे में एक और अच्छी राय कायम की। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक खुशपोश और हैंडसम नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर जिम्मेदार साहब फ़ौरन खड़े हो गए। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कुछ ख़तरनाक किस्म के कहकहे लगाए गए। अगर ये ट्रैफिक का शोर कुछ कम होता तो ये कहकहे यकीनी तौर पर सड़क पार भी सुन सकती थी मैं। नवारिस खासे बेतकल्लुफ़ दोस्त मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो खुद तो वापस अपनी सीट पर बैठ चुका था, जबकि वो उसकी टेबल पर चढ़कर बैठ गया था। थोड़ी देर वो आपस में कुछ बातचीत करते रहे और फिर दोनों ही उठकर कमरे से फ़ौरन बाहर चले गए। ओफ़ो, अब ये पता नहीं कब वापस आएगा, सारा ने बड़े अफसोस से सोचा और टेलीस्कोप साइड में रख दी। आमिर भाई, आपका गिफ्ट इन बेकार तरीन दिनों में मेरे लिए खूब कारआमद साबित हो रहा है। उसने दिल ही दिल में आमिर का शुक्रिया अदा किया। फिर वक्फे से कई बार उसने चेक किया, मगर हर बार मायूसी का सामना करना पड़ा। लगता है अब ये कल ही आएगा। हो सकता है किसी मीटिंग में गया हो। वो खुद ही क्या सराइयाँ करने में मसरूफ़ थी। 3 बजे खाने और दवाओं को बदली से हलक के नीचे उतार कर जो दोबारा चेकअप किया तो सवारी बात बाहर ही आ चुकी थी। सामने 2-3 अफराद और बैठे हुए थे और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा मालूम क्या गुफ्तगू हो रही थी। सेक्रेटरी साहब भी वहीं मौजूद थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ बोल भी रहे थे। ज़रा गौर करने पर पता चला ये शायद यस सर का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। ये शख्स इंतहा दर्जे का अय्यार, मक्कार और चापलूस है। सेक्रेटरी के बारे में उसने अभी ताज़ा ये राय कायम की थी। उस जैसे ज़हीन आदमी को कम अज़ कम उस किस्म के चमचे अपने इर्द गिर्द नहीं रखने चाहिए। किसी वक्त कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, सारा ने बड़ी हमदर्दी से सोचा। फिर वो मीटिंग शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हुई। उसे शायद कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वो और लोगों से पहले कमरे से निकल गया। सबसे आखिर में सेक्रेटरी कंप्यूटर वगैरह ऑफ करके कमरे से बाहर निकला। कुछ ही देर बाद सेक्रेटरी ने आकर खिड़कियां और पर्दे बंद कर दिए। अब फिर कल सुबह का इंतज़ार शुरू। उसे पता भी नहीं होगा कि एक लड़की सुबह से लेकर शाम तक इतने इन्हमाक से उसे देखा करती है। वो बड़ी दिलगिरफ्तगी से सोच रही थी। अगली सुबह वो फिर 8 बजे बेदार होकर अपने तमाम कामों से फारिग हो चुकी थी। मगर ये क्या, यहाँ तो 9 क्या 10 बजने वाले हैं। अरे कहीं आज संडे तो नहीं है। ओ नो, अम्मा आज क्या दिन है। दिल ही दिल में सोचते उसने अम्मा को मुखातिब किया, इतवार है बेटा, क्यों कोई काम है क्या। अम्मा का जवाब हस्बे तवक्को था। एक तो ये इतवार भी पता नहीं इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। उससे तो अच्छा था वो सोती रहती। हाँ भाई, हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे। उसने बड़े गमज़दा अंदाज में सोचा। हमारा तो हर दिन ही छुट्टी का दिन है, ना कोई पूछने वाला ना कोई देखने वाला। बाप अमेरिका में डॉलर कमा रहा है और किसी को मेरी क्या परवाह है। उस पर फिर कनूतियत का दौरा पड़ा था। असल गुस्सा तो आज इतवार होने का था, मगर उस बहाने और भी पता नहीं क्या क्या याद आना शुरू हो गया था। अगले रोज़ वो बड़े एहतमाम के साथ कल की मायूसी, कोफ्त और गुस्सा भुलाए दोबारा उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसकी इस नई मसरूफ़ियत ने अम्मा को कम अज़ कम
बड़ा सुकून अता किया था। उसे नाश्ते और दवाओं वगैरह से फारग करवाकर मैं अभी आई का नारा लगाती वो जा चुकी थी। अब तो ये फिक्र भी नहीं था कि वो अकेली परेशान और बोर होगी जहाँ दिदा खातून थी। बच्ची की इस नई मसरूफियत का पस मंज़र बगैर टेलीस्कोप आंखों से लगाए जानती थी। वही बरसों वाली सारी कार्रवाई किसी रीप्ले की तरह चल रही थी, मगर वो बगैर किसी भी किस्म की उकताहट के शिकार हुए ये सब कुछ देख रही थी। कभी वो कंप्यूटर पर मसरूफ़ होता, कभी फ़ोन पर, कभी अपने किसी कॉलीग की आमद पर उसके साथ गुफ्तगू करता। उसे शायद किसी ने ये बताया हुआ था कि तुम अपने हु केयर्स वाले इस स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त लगते हो, इसलिए ये किसी से भी बात कर रहा हो तो यूँ महसूस होता है गोया मुखातिब से बात करके उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़की बड़े बेधड़क अंदाज में उसके कमरे में दाखिल हुई। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां लड़की को देखकर रुक गईं और बाछे यहाँ से वहाँ तक चढ़ गईं। ज़बरदस्त किस्म की मुस्कुराहट के साथ खड़े होकर मोहतरमा का खैर मुकद्दम किया गया। उन्होंने हज़रत बतीसी की नुमाइश तो यूँ कर रहे हैं जैसे क्लोजअप के ऐड में काम कर रहे हों। वो बिला वजह तप रही थी। लड़की उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी और अब वो दोनों बड़े ज़ोरों शोर से खूब मुस्कुरा कर आपस में बातचीत कर रहे थे। आंखें, खूब गोरा रंग, शहद रंग के कमर तक के बाल जिन्हें उसने ढीले अंदाज में बैंड लगाकर पोनी की शक्ल दी हुई थी, स्टाइलिश किस्म का ब्लैक सूट जो इसकी गोरे रंगत पर खूब सज रहा था। सब मेकअप का कमाल है। ये लंबे बाल, वो तो मैंने कभी संजीदगी से बाल बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, वरना इससे लंबे लंबे ही होते मेरे बाल। खैर मेरे ऊपर ये शोल्डर्स तक की लेस कटिंग बहुत सूट करती है। मेरी जान अंगूर खट्टे हैं, कोई उसके अंदर से बोला। लो खामखा वो नए सिरे से अपने आप से ही चिढ़ गई। मेरा बस चले तो इन मोहतरमा की कस कर चोटी बांध दूँ। उस लड़की के 5वीं मरतबा बैंड बालों से निकालने और फिर दोबारा लगाने पर उसने जल कर सोचा, घर से कसकर बाल बांध कर नहीं आ सकती थी। सब स्टाइल हैं जानबूझकर अपनी लंबी जुल्फों का असीर बनाने के लिए। और इन मौसूफ को भी तो देखो कैसे बिता रहे हैं जैसे इससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी हो। मेरे पास इसके घर का फ़ोन नंबर हो तो इसकी अम्मी से ज़रूर शिकायत करूंगी कि आपके साहबजादे ऑफिस आवर्स में काम करने की बजाय हसीनाओं से मुलाकातें फरमाते हैं। अब वो मॉनिटर पर इशारे से लड़की को कुछ दिखा रहा था और ख़ुद उसकी नज़रें भी मॉनिटर पर जमी हुई थीं, मगर मोहतरमा बजाय मॉनिटर के मौसूफ को देख रही थी। चेहरे पर बड़े हसरतनाक किस्म के तासुरात सजे हुए थे। अचानक उसने स्क्रीन पर से नज़रें हटाकर खातून को देखा और गुस्से से कुछ कहा। खातून फ़ौरन सीधी होकर स्क्रीन की तरफ मतवज्जो हो गई। फिर 1 बजे वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब शायद ये दोनों एक साथ लंच करेंगे। बहुत उसके मुतालिक सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लगी। जब वो सोकर उठी तो 5 बजने वाले थे। जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेलीस्कोप उठाई। वो शायद अपने ऑफिस से उठ रहा था। सेक्रेटरी उसके साथ चलता हुआ जल्दी जल्दी कुछ बोलता भी जा रहा था, जबकि वो बड़ी खामोशी से अपने सनग्लासेस और मोबाइल उठाकर उसकी बातें सुनता हुआ बाहर निकल गया था। इस बिल्डिंग की ये बैक साइड थी, इसलिए सारा ने कभी उसको आते जाते नहीं देखा था, जबकि हॉस्पिटल का मेन गेट इसी रोड पर था। बीच में मौजूद रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था और उस पर सिर्फ 1 वे ट्रैफिक ही चलता था। सारा बेदिली से अब रोड, गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ से वहाँ भागते दौड़ते कराची की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का साथ की कोशिश कर रहे थे। अचानक ब्लैक कलर की एक गाड़ी ने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाए। सारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सामने वाली बिल्डिंग से ज़रा आगे वो गाड़ी रुकी थी और अब उसमें से एक साहिब बरामद हुए। अरे! सारा हैरान रह गई। ये तो वही है। उसकी गाड़ी के सामने एक ज़ईफ़ खातून खड़ी थी। खातून खैर सही सलामत थी, मगर उनके हाथ में मौजूद सामान शायद ज़मीन पर गिर गया था, जिसे वो खातून अब जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी। चूँकि ये हादसा रोड के बिल्कुल किनारे पर हुआ था, इसलिए इर्द गिर्द चलता ट्रैफिक कतई मुतासिर नहीं हुआ था। वो अपने शानदार सूट की परवाह किए बगैर घुटनों के बल बैठकर उनकी चीज़ें उठवाने लगा। फिर जब तमाम चीज़ें उठा ली गईं तो बड़ी बी से कुछ बात करने लगा जो कि सारा की समझ में नहीं आ रही थी, मगर तासुरात बता रहे थे कि वो माजरत कर रहा है। बात करते करते उसने अपना वॉलेट निकाला और 500 रुपये बड़ी बी के हाथ में पकड़ाने चाहे। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर फिर रख लिए। 3-4 मिनट की गुफ्तगू शनीद के बाद उसने बड़ी बी को अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। अरे ये रोड पर क्या गिरा है? सारा जो अभी तक वहीं देख रही थी, क्लोज करने पर उसे एक कार्ड नजर आया। मेरा ख्याल है कि अभी जब ये बड़ी बी को पैसे दे रहा था तो ये कार्ड उसी के वॉलेट से गिरा है। ये हो सकता है ये पहले से गिरा हो। उसने खुद ही अपने ख्याल की नफ़ी की। और अब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता ये सोचना फजूल है। सारा ने खुद को डांटा। अम्मा मेरी बात सुने। सारा ने जल्दी से अम्मा को मुखातिब किया जो टीवी पर कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। क्या बात है बेटा? अम्मा वहीं बैठे बैठे बोली।
बगैर स्क्रीन से नजरें हटाए। आप यहाँ आए ना जल्दी प्लीज़। सारा की बेचैनी अरूज पर थी। अम्मा ने उसको ताज्जुब से देखते हुए पास आ गई। ये देखिए सामने रोड पर जो कार्ड पड़ा हुआ ना, आप ये मुझे उठाकर ला दें। सारा ने बड़ी बेचैनी से कहा। कार्ड? कैसा कार्ड? अम्मा हैरान परेशान उसकी शक्ल देख रही थी। और एक तो आप सवाल जवाब बहुत करती हैं, सारा ने चिढ़ कर कहा। ये टेलीस्कोप से देखें, बिल्कुल सामने वो कॉर्नर वाली बिल्डिंग से ज़रा आगे, वो जहाँ से अभी एक स्कूटर वाला गुजरा है। अम्मा की आंखों से टेलीस्कोप लगाने के साथ साथ उन्हें जाए वकूफ़ भी समझाने की कोशिश ज़ोरों शोर से कर रही थी। हाँ हाँ आ गया नज़र, अम्मा खुश होकर बोली। शुक्र है। सारा ने गहरी तमानियत भरी सांस। खैर मैं भी अम्मा का बहुत ख्याल रखती हूँ, कभी नौकर समझ के उनसे बात नहीं करती। अपने मिजाज के ऐन मुताबिक फ़ौरन ख़ुद को तसल्ली दी गई और कार्ड पर नज़र दौड़ाई। बहुत खूबसूरत क्रीम कलर के कार्ड पर खूबसूरत और कदरे उभरे हुए अल्फाज में स्याह रोशनाई से लिखा हुआ था वलीद हसन खान। नीचे अवामुन नास को मुतासिर करने के लिए किसी किस्म की डिग्रियों का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना लिखा था कि इस फर्म यानी AHK एसोसिएट्स का वो मालिक था। उससे नीचे ऑफिस का एड्रेस, 3-4 फ़ोन नंबर्स, फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस दिखा हुआ था। अब पता नहीं ये इसका विजिटिंग कार्ड है भी या नहीं, हो सकता है उसके किसी दोस्त का हो, और ये भी तो हो सकता है कि ये कार्ड सिरे से उसका हो ही ना, बल्कि उसके आने से पहले ही वहाँ गिरा हुआ हो। कार्ड को साइड टेबल की दराज में डालते हुए उसने सोचा।